2024 में यानी कि नए कानून आ जाने के बाद में डीवी एक्ट केस कैसे चलेगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 को जानना होगा। सेक्शन 12 हमें ये बताता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा करता है, उसके साथ मार पिटाई करता है या फिर उसे घर में नहीं रहने दे रहा है, तो ऐसे में जो वाइफ है उसके पास ये राइट होता है कि वो डीवी एक्ट में सेक्शन 12 का केस कोर्ट में दाखिल कर सकती है। दोस्तों अगर किसी भी वाइफ को अपने लॉज के अगेंस्ट डीवी एक्ट केस फाइल करना होता है तो उसमें सबसे पहले उसे डीवी एक्ट के सेक्शन 12 में एक एप्लीकेशन बनानी होती है, जिसमें वो अपने लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, अपने चाइल्ड की कस्टडी क्लेम कर सकती है या फिर रहने के लिए रेजिडेंस की घर का भी क्लेम कर सकती है। और इसमें अगर वाइफ को अपने इन लॉज से या फिर अपने हस्बैंड से कोई भी खतरा होता है जान का या फिर उसको किसी भी तरह का अगर उनसे खतरा है, तो ऐसे में वाइफ के पास ये भी राइट होता है कि वो प्रोटेक्शन ऑर्डर भी कोर्ट से ले सकती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि डीवी एक्ट का कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है। दोस्तों जब भी कोई वाइफ डीवी एक्ट केस फाइल करना चाहती है तो डीवी एक्ट का केस महिला कोर्ट में यानी कि एमएम के पास जाता है। दोस्तों वैसे तो ये एक क्रिमिनल केस कहलाता है, लेकिन ये क्रिमिनल केस नहीं होता है, ये सिविल केस होता है और इसका जो प्रोसीजर है यानी कि प्रक्रिया है वो भी सिविल केस की तरह ही होती है। तो सबसे पहले महिला मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो कि मजिस्ट्रेट महिला की कोर्ट होती है, उसमें अपना केस फाइल करती है। दोस्तों केस को फाइल करने से पहले हमें ये जानना होगा कि महिला किस किस जगह पर अपना केस फाइल कर सकती है। तो दोस्तों महिला यानी कि वाइफ के पास 3 जगह ऐसी होती है जिन जगहों पर वो अपना केस फाइल कर सकती है। सबसे पहले वो वहां अपना केस फाइल कर सकती है जहां वो टेम्परेरी रह रही है। जिस जगह पर भी वो रेंट पर या जहां पर भी रह रही है वहां पर अपना केस फाइल कर सकती है, या फिर वो जो मैट्रिमोनियल होम है उस एरिया के जुरिस्डिक्शन में जो भी कोर्ट आती है उस कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकती है, या फिर जहां पर महिला वर्किंग है, जिस जगह पर वो काम कर रही है उस जगह पर भी महिला अपना केस फाइल कर सकती है, या फिर जहां पर कोज ऑफ एक्शन हुआ है, जहां पर उस महिला के साथ मार पिटाई हुई है, जिस जगह पर भी उस जगह के जुरिस्डिक्शन में जो भी कोर्ट आती है वहां पर भी जो वाइफ है वो अपना केस फाइल कर सकती है। अब ये दोस्तों मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है वो एमएम महिला की कोर्ट में जाता है, यानी कि वहां पर मजिस्ट्रेट होते हैं और वो महिला मजिस्ट्रेट होती है, उन्हीं की कोर्ट में डीवी केस चलता है। जब भी महिला कोर्ट में अपना डीवी केस फाइल करती है उसी के साथ में एक सेक्शन 23 की एप्लीकेशन भी लगती है, जिसमें महिला के लिए इंट्रीम मेंटेनेंस या जो भी वो रिलीफ चाहती है उसका इंट्रीम रिलीफ उसको दिया जाता है, उसकी एप्लीकेशन लगती है। तो दोस्तों जैसे ही कोर्ट में केस फाइल होता है, केस फाइल हो जाने के बाद में जो रेस्पोंडेंट है उनको सम्मन भिजवाया जाता है, यानी कि जिसको भी महिला ने अपने केस में पार्टी बनाया होता है, कोर्ट पहले ये देखती है कि जिसको महिला ने पार्टी बनाया है वो सभी के सभी उस कॉमन मैट्रिमोनियल होम में रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर वो उस मैट्रिमोनियल होम में या फिर महिला के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं तो फिर उनको सम्मन नहीं भेजा जाता है, लेकिन अगर सभी उसी मैट्रिमोनियल होम में रहते हैं तो फिर कोर्ट सभी को सम्मन भिजवा देती है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेट पे जो रेस्पोंडेंट्स है, जो हस्बैंड की साइड के जो हस्बैंड है और उस हस्बैंड की साइड के लोग हैं जिनको वाइफ ने रेस्पोंडेंट बनाया है, पार्टी बनाया है, उनको कोर्ट में अपना रिप्लाई फाइल करना होता है। दोस्तों रिप्लाई फाइल करने के लिए रेस्पोंडेंट के पास 30 डेज का टाइम होता है, लेकिन अगर कभी किसी रीजन की वजह से रेस्पोंडेंट 30 डेज में अपना रिप्लाई फाइल नहीं कर पाते तो उसके लिए क्या होता है कि फिर उनको कोर्ट की तरफ से 90 डेज का भी टाइम दिया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ उसी कंडीशन में दिया जा सकता है जब रेस्पोंडेंट यानी कि हस्बैंड या फिर जो भी पार्टी वाइफ ने बनाई है वो कोर्ट में आकर के अपना रीजन बताए कि इस रीजन की वजह से कोर्ट में वो अपना रिप्लाई फाइल नहीं कर सकी, और कोर्ट भी उस रीजन से सेटिस्फाई हो जाए, तभी रेस्पोंडेंट को 90 डेज का टाइम दिया जाएगा। अदरवाइज रेस्पोंडेंट का राइट, जो रिप्लाई फाइल करने का राइट है, उसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो वैसे रेस्पोंडेंट को 30 डेज में अपना रिप्लाई फाइल करना होता है, लेकिन अगर रेस्पोंडेंट कोई जेन्युइन रीजन देता है और कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो टाइम 90 डेज तक भी किया जा सकता है। जैसे ही रेस्पोंडेंट कोर्ट में आ जाते हैं उसके बाद कोर्ट दोनों पार्टी को एक बार मीडिएशन में भेजती है, जिससे कि जो दोनों के बीच में डिस्प्यूट है वो डिसॉल्व हो जाए और कोर्ट एक निर्णय पर जल्दी ही पहुंच जाए। लेकिन अगर मीडिएशन में भेजने के बाद भी दोनों पार्टीज के बीच में रिकंसिलिएशन नहीं हो पाती है, सुलह नहीं हो पाती है, तो फिर कोर्ट में केस ऐसे ही चलता है जैसे कोर्ट का प्रोसीजर होता है। अब रेस्पोंडेंट का रिप्लाई आ जाने के बाद
कोर्ट दोनों पार्टीज को ऑर्डर करती है उनका इनकम एफिडेविट फाइल करने के लिए। दोस्तों, रजनीश वर्सेस नेहा की एक जजमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही कोर्ट में अपना इनकम एफिडेविट फाइल करना होता है और उसमें दोनों के बैंक की लास्ट 3 ईयर की बैंक स्टेटमेंट भी लगानी होती है, जिससे कि कोर्ट को ये पता लग जाता है कि जो दोनों हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और पिछले 3 साल से दोनों किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं और कितनी अर्निंग कर रहे हैं। जैसे ही दोनों का इनकम एफिडेविट आ जाता है उसके बाद कोर्ट जो वाइफ की तरफ से यानी कि महिला की तरफ से सेक्शन 23 की एप्लीकेशन लगाई जाती है उस पर आर्ग्यूमेंट सुनती है और अगर उसमें कुछ भी वाइफ की तरफ से सेक्शन 23 की एप्लीकेशन लगाई जाती है उस पर आर्ग्यूमेंट सुनती है और अगर उसमें कुछ भी वाइफ की तरफ से इंटरिम रिलीफ मांगा जाता है तो उस एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट उस एप्लीकेशन पे वाइफ को इंटरिम रिलीफ दे देती है। इसमें मेंटेनेंस भी वाइफ को दिया जा सकता है और प्रोटेक्शन भी वाइफ को दी जा सकती है। दोस्तों, सेक्शन 23 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाने के बाद जो मैटर है वो एविडेंस की स्टेज पे आ जाता है और जो कंप्लेनेंट है यानी कि वाइफ है उसको अपना एविडेंस एफिडेविट कोर्ट में फाइल करना होता है। एविडेंस एफिडेविट कोर्ट में फाइल करने के बाद जो रिस्पोंडेंट का यानी कि हस्बैंड का एडवोकेट होता है उसके पास ये राइट होता है कि अब वो वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन करे, यानी कि उसकी ही कंप्लेंट से उससे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे। दोस्तों, वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाने के बाद में फिर जो रेस्पोंडेंट है, जो भी पार्टी वाइफ ने अपने केस में बना रखी है, उनका एविडेंस एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया जाता है और बारी बारी से जो वाइफ का एडवोकेट है वो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, यानी कि उनसे सवाल जवाब पूछता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है। अब दोनों पार्टीज के एविडेंस यानी कि गवाही हो जाने के बाद में मैटर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए लग जाता है और जो दोनों पार्टीज के वकील होते हैं वो अपने अपने क्लाइंट के फेवर में अपनी अपनी दलीलें कोर्ट में देते हैं। फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाने के बाद में अब मैटर ऑर्डर पर लग जाएगा और जिसमें जज साहब को जजमेंट देना होता है। जज साहब पूरा मामला सुनने के बाद में, कंप्लीट प्रोसीजर हो जाने के बाद में जो भी ऑर्डर या जजमेंट देना चाहेंगे वो टोटली जज पे डिपेंड करता है कि पूरा मैटर जानने के बाद कोर्ट क्या जजमेंट देती है। इसमें कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर भी वाइफ के लिए कर सकती है, शेयरिंग हाउस का भी कर सकती है और जो कस्टडी का मैटर होता है उसमें बच्चे को उसमें वाइफ को कस्टडी भी दे सकती है। तो